हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट एचपीएससी का जो पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहले 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा और इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 41 से लेके 60 तक के रहने वाले हैं। ये वाले इस वाले पार्ट में थोड़े से इजी क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम हुआ था मेवात कैडर 2023 में, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी स्क्रीनिंग का डिस्कस कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का भी डिटेल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा पीजीटी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अगर अभी तक पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, उनसे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर स्पेशली एचपीएससी के पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसका अभी नोटिफिकेशन आया है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ रहे केमिस्ट्री। यहाँ पे बहुत ही शानदार कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के भी, 11-12 लेवल के भी। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ऑब्जेक्टिव वाली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और सब्जेक्टिव वाली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन एचपीएससी का तो होगा ही होगा, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपी पीजीटी, एचटेट के प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितनी भी क्लासेस होती है उनकी क्लास स्लाइड्स मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मेंटरशिप मिलेगी। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस कोर्स को आप 3 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। डिफरेंस कंटेंट तीनों में सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। 3 महीने वाला 3 महीने तक आप देख पाएंगे, 6 महीने वाला 6 महीने तक आप देख पाएंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स। तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। इजी क्वेश्चन है। द डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ H2 and I2 is an example of which of the following order। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास ये है 2HI और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है H2 + I2 में, इसको देख के भाई यहाँ पे 2, अगर मान लो आप इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखने लग जाएं कि R रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट HI⁴ और आप बोले जी इसका ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर होगा। स्टूडेंट कभी भी किसी भी रिएक्शन को देख के जब तक मेंशन ना हो, एक मिनट देखना अभी मैं बताता हूं, तो ऐसा नहीं है, किसी भी रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री को देख के आप ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता लगता है कि ऑर्डर क्या होगा किसी भी रिएक्शन का। हाँ, अगर एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि एक मेरी रिएक्शन है A से B और इसका रेट ला एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, है ना, एग्जामिनर ये बोल दे कि जो इसका रेट ला एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू A की पावर, है ना, R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 0। अगर ऐसा गिवन है, रेट ला एक्सप्रेशन गिवन है, तो इस रेट ला एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि यस, इसका जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा 0। बट किसी भी रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री को देख के उसका ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको गिवन है या फिर आपको ये बता दिया जाए, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी सिंपल रिएक्शन होती है, सिंपल स्टेप होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन का आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री है। तो इस क्वेश्चन में देखो, डीकंपोजिशन ऑफ HI, यहां पे ऑर्डर को बताने का एक ही तरीका हो सकता है और वो होता है आपको जब जीरो ऑर्डर का मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स जब आपको पढ़ाई जाती है, वहां पे लिखवाया जाता है कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो उन्हीं में से एक HI ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड इनटू H2I2, ये भी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये भी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसी प्रकार देखो, जो रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस को, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, ये भी आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को
तो यहां पे कहने का मतलब है आपको याद होना चाहिए था कि दिए जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक शो करेगी। इस रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। हाँ, एक्सपेरिमेंटल डाटा जब आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया जाता है कि यस दिस फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? नोट यहां पे बोला गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होने का मतलब क्या है? जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो। सबसे पहले देखो एक एक रिएक्शन में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे ये कॉपर ऑक्साइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ, तो यहां से आपका ये बन गया कॉपर और ये आपका बन गया H2। इसको देख के आप इजीली बता सकते हैं कि ये देखो कॉपर ऑक्साइड था और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, इस कंपाउंड का यहां पे रिडक्शन हो रहा है। H2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां पे ये H2O बन गया। इसको देख के एडिशन देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसको आप देख के बता सकते हैं कि H2 का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर एक रिएक्शन में एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये तो पक्का ही रिडॉक्स रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। इसी प्रकार बी पे चलो देखो, Fe2O3 है, Fe2O3, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Fe में, यानी कि क्या हो गया इसका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एंड यहां पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, बी वाली भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब यहां पे देखिएगा भाई सी का कैसे पता करेंगे? सी का स्टूडेंट देखो यहां पे K है, 2K प्लस में इसकी रिएक्शन करवाई गई है F2 के साथ, और यहां पे बन गया आपका 2KF। तो यहां देखो अभी तक कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। F के ऊपर -1 होता है, पोटासियम के ऊपर +1 होता है, तो ये 0 से +1 चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पोटासियम का ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया। एक रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसी रिएक्शन को तो रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस रिएक्शन का करेक्ट आंसर आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे देखो, यहाँ पे Ba जो है बैरियम, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे भी बैरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही रिडक्शन हो रहा है ना। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे सल्फेट की बात करते हैं, मान लो है ना, ये H2S सल्फेट, तो ऐसा कैसा चला गया? तो दिस इज लाइक दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस सल्फेट ने यहां से इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले तो भाई आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे होता है वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे होता आपका KF, एंड यहाँ पे होता आपका मोलैलिटी। क्या होता है यहाँ पे? मोलैलिटी। और जब हम इसको भी ओपन करते हैं, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि पहले प्योर वाले का फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट जो भी है, और उसके बाद जैसे आपने वहां पे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया होगा, इसीलिए इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्योर का था, और ये आपका सॉल्यूशन का हो गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे ये आपका KF, एंड यहाँ पे ये आपका ये। अब आपसे ये देखो एक चीज अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा TF है, जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है डेल्टा TF नोट माइनस में ये रहा। देखो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी डेल्टा TF की? जब TF की वैल्यू है ना कम हो, लेस हो, इसकी वैल्यू लेस हो, है ना। और देखो अब आपसे हाईएस्ट पूछा, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब होगी? जब इसकी वैल्यू आपका लेस होगी। जब इसकी वैल्यू लेस होगी, इसकी वैल्यू लेस कब होगी? जब ये आपका हाई होगा, है ना, जब ये आपका हाई होगा। अब देखो यहाँ पे मेन खेल जो है ना, यहाँ पे इस वेंट ऑफ फैक्टर का खेल है सारा, इस वेंट ऑफ फैक्टर का खेल है। इसको जब आप देखोगे, इसकी वैल्यू लेस कब आएगी वो आपको देखना है यहाँ पे,
है ना। इसकी वैल्यू लेस आपका कब आएगी वो आपको देखना है। देखो इसमें आप ऐसा देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें जब आपके पास वोलेटाइल, बेसिकली इसको बोला जाता है वोलेटाइल तो नहीं बोलेंगे इसको, इनको बोलते हैं भाई जो डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। इसका फार्मूला होता है वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। जब तक अल्फा के बारे में ना बोला जाए उसको हम 100% 1 मान के चलते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस के लिए। तो इसके लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर आएगा ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा आपका, सॉरी ये आपका ब्रेक होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस 3 हैं। ये आपका ब्रेक होगा 2Al प्लस 3 में एंड आपका SO4 2 नेगेटिव में, इसमें आपका ब्रेक होगा। इसमें आपका ब्रेक 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लगाने की नीड नहीं होगी भाई, है ना। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट है, ऐसा लगा लो, ठीक है। ये रहा। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 5, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 5, NaCl में नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे 2। और यूरिया जो बेसिकली होता है वो आपका ये बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है। इसके लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर वो डिफाइन ही नहीं होगा, इसके लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो आपसे पूछा था, देखो अब जब एक चीज और थोड़ा सा देखिएगा भाई, लेस वाला तो मैंने ये बताया ही है, लेकिन ना ये वैल्यू नेगेटिव टर्म में लेके चलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा नेगेटिव टर्म में। अब आप सिर्फ ये देख लो, यहाँ पे आपसे पूछा था हाईएस्ट। देखो अब जब डिवाइड करोगे डेल्टा टी एफ को, जब आप डिवाइड करते पूरी वैल्यू को वेंट ऑफ फैक्टर से डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट जो वैल्यू आएगी इसके लिए आप मान के चलो 1 है, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बेसिकली आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है, इसका डिसोसिएशन ही नहीं होता है यूरिया का। इसलिए इसकी या इस केस में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आपका हाईएस्ट होगा। यूरिया वाले केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें ना वैल्यू का थोड़ा सा रोल रहता है कि नेगेटिव के टर्म में देखा जाता है, तो इसकी बजाय इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप सीधा इस चीज से रिलेट कीजिए कि जो ये डेल्टा टी एफ है, जो आपका ये डेल्टा टी एफ है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। Among the 2OH bond in H2O molecule, energy required to break the first OH bond and second OH bond is same. Student, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एनर्जी डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद ये कह रहा है दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज सेम। सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। मैं आपको भी डाटा भी दिखाता हूं, है ना। सेम नहीं होता है इन्वायरमेंट, देखिए भाई, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले देखिए ये एक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका H2O गैस है। पहला OH बॉन्ड जब आपने तोड़ा तो यहां पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 497.89 किलो जूल पर मोल। अब देखो ये बन गया ये बन गया अब OH। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपेयर टू दिस। अब देखो यहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ था ना कि सेम होगी, पहला OH बॉन्ड तोड़ना हो चाहे दूसरा तोड़ना हो, सेम नहीं होगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम रहता है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 OH थे, इस ऑक्सीजन के पास 2 H थे, बट इस ऑक्सीजन के पास तो एक ही H है। तो यहां पे जो आपका केमिकल इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है ना, सेम नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। आपसे पूछा गया कि किसकी डाइपोल मोमेंट 0 होने वाली है। अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे इसके जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू नॉन जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। डाइपोल मोमेंट को दिखाया जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इसकी बॉन्ड मोमेंट यहाँ होगी, इसकी बॉन्ड मोमेंट यहाँ होगी, इसकी बॉन्ड मोमेंट यहाँ होगी और एक एटम से आपका लोन पेयर की तरफ। तो अमोनिया के केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट होती है
अमोनिया के केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है। CO2 की बात करोगे, CO2 आपका लीनियर होता है ना, लीनियर होता है। इस बॉन्ड की जो मोमेंट रहेगी वो आपका यहाँ पे रहेगी, इस बॉन्ड की जो मोमेंट रहेगी वो यहाँ पे, और डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट आपका 0 होती है। ऐसे कंपाउंड जिनके डाइपोल मोमेंट 0 होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम नॉन पोलर कंपाउंड भी बोलते हैं। नॉन पोलर, वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट वो बेंट स्ट्रक्चर होती है, और वाटर भी आपका पोलर टाइप का कंपाउंड होता है। इसकी भी जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो आपको देखने को मिलती है। ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ओवरऑल आपको यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू देखने को मिलती है। इसकी भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होती है। H2S एज इट इज सेम होगा जैसा कि आपका वाटर के केस में होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 की 0 डाइपोल मोमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। स्टूडेंट आपको पढ़ाया गया था, इससे शायद इससे पहली क्लास में पढ़ाया होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ है जो एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो वहां पे बोला गया था कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? वो यही कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो लगातार इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, है ना, रैंडमनेस लगातार। जैसे अभी मेरे यहाँ मूवमेंट चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे रहे होंगे, एटम्स जो यहाँ पे रहे होंगे, मेरी मूवमेंट करने से उनके अंदर रैंडमनेस आ रही है, डिसऑर्डरनेस आ रही है। इसी को क्या बोला जाता है, एंट्रोपी। और देख लगातार हम यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई वर्क तो कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ काम तो चल ही रहा है, तो एंट्रोपी लगातार इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो भाई, अगर मैं Mn की बात करता हूं, मैं बहुत सारे कंपाउंड लिख सकता हूं। यहाँ पे Mn+1 भी शो करता है, Mn+2 भी शो करता है, Mn+3 भी शो करता है, और ये जाता जाता लास्ट में Mn+7 तक जाता है। KMnO4 पर मैग्नेट, MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 7 होती है। क्या होती है? 7। आयरन तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक आपका +2 और एक आपका +3। यहां पे आपसे पूछा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भाई इसका देखो MnO2 लिख दोगे तो 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे MnO2 लिख देंगे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये ना बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। CO जो है कोबाल्ट, ये भी आपको 2 ही देखने को मिलेगा, कोबाल्ट है ना, एक कोबाल्ट +2 शो करता है और एक कोबाल्ट +3 शो करता है। कॉपर भी 2 ही शो करता है, कॉपर +1 शो करता है एंड कॉपर +2 शो करता है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो आपका मैग्नीज करेगा। A is the correct answer. A is the correct answer. Question number 48. इनमें से कौन सा, which of the following is radioactive in nature? रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो प्रोटोनियम जो होता है बेसिकली भाई, प्रोटोन को बोला जाता है, ये वाला जो आपका आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, प्रोटोनियम, ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता। ड्यूटेरियम जो आपका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मास नंबर चेंज कर दोगे, ये भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। लेकिन जो आपका ट्रीटियम होता है ना, ट्रीटियम जो होता है ये आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो इनमें से जो ट्रीटियम होता है वो आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, मैंने आपको कल की क्लास में भी इसके बारे में बताया था कि जो आपका मैग्नेटाइट होता है वो क्या होता है, Fe3O4, Fe3O4, Fe2O3 हेमेटाइट होता है ना। Fe2 ये आपका जो है बेसिकली इसको बोला जाता है आपका हेमेटाइट, ये आपका हेमेटाइट होता है, और ये आपका मैग्नेटाइट होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, ये आपका पी ब्लॉक से आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सॉलिड एक्स है, कह रहा कि कोई सॉलिड एक्स है, उसकी रिएक्शन आपने करवाई है NaOH के साथ, तो उससे क्या हुआ, फाउल स्मेल की एक गैस निकली है, फाउल स्मेल उसकी आ रही है जो कि बी है। विच स्पॉन्टेनियसली बर्न्स इन एयर एंड गिव स्मोकी रिंग्स। जो आपका जो गैस है ना, ये वाली जो गैस है,
ये आपका एयर के साथ रिएक्शन करके एंड स्मोकी रिंग्स का प्रोडक्शन करती है। तो बताइए ए और बी क्या होंगे? स्टूडेंट पहली बात देखो, यहाँ पे आपका जो P4 होता है व्हाइट फास्फोरस, वही सबसे रिएक्टिव फॉर्म होती है फास्फोरस की। जब आपने P4 की रिएक्शन करवाई होगी NaOH के साथ, तो यहाँ पे जो गैस निकलती है दैट इज फोस्फीन गैस। कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट? फोस्फीन गैस निकलती है। और इस फोस्फीन गैस का ही यूज किया जाता है आपका, है ना, सिग्नल वगैरह देने के लिए, है ना। यहां से देखो ये बोल रहा है ना कि स्मोकी रिंग्स निकलती है, अलग अलग कलर की रिंग्स निकलती है, जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसी से सिग्नल देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो P4 व्हाइट होता है वही सबसे रिएक्टिव फॉर्म होती है। जब उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ, तो वहां पे फोस्फीन गैस निकलती है, PH3 गैस निकलती है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप इज कोल्ड एज चैल्कोजेंस? स्टूडेंट ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है आपका नोबल गैस, इनर्ट गैस, है ना, नोबल गैस। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इनर्ट गैस बोला जाता है। और अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इसी को चलो मेंडलीव का वाला तो एक बार यहाँ पे स्किप करते हैं। क्वेश्चन जो आपका ग्रुप नंबर 17 होता है, इन सभी को बोला जाता है हैलोजेंस, इन सभी को बोला जाता है हैलोजेंस। और जो ग्रुप नंबर 16 होता है इनको बोला जाता है आपका चैल्कोजेंस। क्या बोला जाता है इनको? चैल्कोजेंस। ये क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब आपका जो है चैल्कोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब कौन सी फैमिली ग्रुप को चैल्कोजेंस बोला जाता है? तो ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस बोला जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन नोबल गैस से रिलेट करता है। द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड जिनोन। ब्रेटलेट ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सबसे पहले बताया था। देखो पहले ये बोला जाता था कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट होती हैं, है ना। लेकिन उनकी अब इसकी इनर्टनेस के पीछे रीजन क्या था? भाई इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, ये जो साइंटिस्ट थे ब्रेटलेट, ये एक दिन क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे ऑक्सीजन जो गैस होती है ऑक्सीजन O2, और उसकी रिएक्शन वो करवा रहे थे पीटी प्लेटिनम F6 नेगेटिव के साथ एज अ बेस कंपाउंड। तो जब उन्होंने देखा, जो भी देखो, अब उन्होंने क्या देखा भाई, जिनोन की एक वैल्यू रही होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। फॉर एग्जांपल मैं एक बार x मान लेता हूं कि जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू x किलोजूल पर मोल है। क्या है? x किलोजूल पर मोल है, ठीक है। अब उन्होंने देखा जो O2 है ना, O2 उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के इक्वली होती है। अगर ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है और वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या जिनोन भी रिएक्ट कर सकता है? यहां से उनको आइडिया लगा था कि यस, जिनोन भी रिएक्ट कर सकता है, जिनोन भी अपने बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो सारा आइडिया लगा था कि इस O2 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एंड इस जिनोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी, बोथ O2 एंड जिनोन हैव ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्टूडेंट ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। 53 द करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इस कंपाउंड की आपको करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है स्टूडेंट। आइए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ये आपका कॉपर हो गया, ये आपका NH3 हो गया 4, और यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव रहा होगा। और यहाँ पे आपका कॉपर +2 आ गया, और कॉपर +2 का मतलब होता है स्टूडेंट D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो आपको 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये आपका 3D हो गया, ये आपका 4s हो जाता है, और ये आपका 4s हो जाता है, और ये आपका 4p हो जाता है। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरिए भाई। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? √n × n + 2, है ना, √n × n + 2।
तो √3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 बोहर मैग्नेटोन। लेकिन स्टूडेंट एक बात और बता दूं इस कंपाउंड को लेके, इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता, आ सकता आपके एग्जाम में। देखिए आपको देखने को लग रहा होगा कि यहाँ तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 1 S और 3 P आपका ओवरलैप करेंगे, और आप बोल सकते हैं जी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा, है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। लेकिन स्टूडेंट दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इसको लेके ना काफी साइंटिस्ट ने अपने वर्जन दिए हैं इस कंपाउंड को लेके स्पेशली। तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक वर्जन जो है ना एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है वो आपका स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है ना। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रही होगी, और यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, फिर D, एक S और 2 P वाले पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एंड DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्पेशली ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को लेके काफी ज्यादा मतलब 2-3 साइंटिस्ट ने अपने अपने वर्जन दिए हैं, लेकिन ये वाला सही वर्जन है कि स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको पढ़ाया जाता है काफी टाइम से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका? सिस्प्लाटिन का यूज किया जाता है स्टूडेंट। किसका यूज किया जाता है? सिस्प्लाटिन का यूज किया जाता है कैंसर के ड्रग्स के तौर पे, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे। तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। ये देखिएगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 55, आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री। एन ब्यूटेन है, ये रहा जी आपका एन ब्यूटेन, है ना। इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, मैं इसको बीटा मान लेता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले अल्फा वाला मैंने ऊपर दिखाया, इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बीटा वाले को मैं ऐसे सर्कल से डिनोट करूंगा। अगर आपने CH3 के सामने CH3 रखा, यहाँ हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन रखा, यहाँ हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन रखा, तो देखो यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है वो आमने सामने है ना। तो यहाँ इस केस में आपका मिनिमम रिपल्सन होती है, इस केस में आपका मिनिमम रिपल्सन होती है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है ना। इसीलिए ये क्या होता है स्टूडेंट आपका मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। इसी फॉर्म को देखो यहाँ पे जो मेजर ग्रुप है वो अपोज कर रहे हैं, इसीलिए इसको एंटी फॉर्म बोला जाता है, एंटी फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको ये एक्लिप्स्ड, फुली एक्लिप्स्ड, ये कौन कौन सी फॉर्म होती है? क्या आप सारी बना के दिखा सकते हैं? हो सकता है कल को आपसे पूछ ले कि बताओ फुली एक्लिप्स्ड वाली फॉर्म कौन सी है। यस भाई बिल्कुल बना के दिखाएंगे, क्यों नहीं बना के दिखाएंगे। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, है ना। यहाँ पे जो टोरिजिनल एंगल होता है यहाँ पे वो 180 डिग्री होता है, और इस केस में एक्लिप्स्ड फॉर्म में देखो, अगर आपने CH3 के नीचे CH3 लगा दिया, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, इस फॉर्म को बोला जाता है फुली एक्लिप्स्ड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्योंकि जो बल्की ग्रुप है आपका वो आपका एक जगह पे ही है, और जबरदस्त ये लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। क्या होती है आपका? लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्सन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है इनके बीच में, दोनों CH3 के बीच में, वो 0 डिग्री का होता है, और यहाँ पे जो टोरिजिनल एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है दो बल्की ग्रुप में। अब कहोगे जी ये पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये सॉरी ओनली एक्लिप्स्ड फॉर्म कौन सी होती है, या इसी को कई बार पार्शियली एक्लिप्स्ड बोला जाता है? वो आप ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका CH3, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। अगर आपने क्या किया, इस CH3 को यहाँ पे ले आए, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ले आए, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ले आए, तो अब दोनों बल्कि ग्रुप है ना वो एक साथ नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियली एक्लिप्स्ड। इसको क्या बोलते हैं? आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड बोला जाता है। अब कहोगे ये गोज फॉर्म कौन सी होती है ना। तो गोज फॉर्म भी बना के दिखा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पे जो एंगल होता है टोरिजिनल एंगल, वो आपका 60 डिग्री का देखने को मिलता है ना। तो ये आपका CH3 आ गया, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर ये दोनों ऐसे आ जाते हैं स्टूडेंट, तो इसको बेसिकली आपका गोज फॉर्म बोला जाता है। इसको क्या, कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इसको गोज फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एंटी, उसके बाद होती है गोज, उसके बाद होती है पार्शियली एक्लिप्स्ड, और फुली एक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल होती है।
और जो भी मोस्ट स्टेबल होती है वो लेसर एनर्जी की होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वो लेसर एनर्जी का कॉन्फॉर्मेशन होता है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एनर्जी कम, और जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी एनर्जी ज्यादा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, पीएच ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। ये बात सही है ना? ये बात बिल्कुल सही है भाई। पीएच ऑफ एसिड रेन जब नाम में आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी पीएच तो आपको 7 से कम मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि असर्शन बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप यहां पे देखेंगे दोनों बातें बिल्कुल सही है। जब भी आप यहां पे देखो वाटर की रिएक्शन करवाएंगे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है तो वहां पे आपको कार्बोनिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। ये बात भी बिल्कुल सही है और ऊपर वाली बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन कि इसकी पीएच इतनी लेस देन होती है 5.6 से, इसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है ना। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, सल्फेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ ये रीजन इसके पीछे नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोलेंगे बी। ए और बी दोनों ट्रू, ए असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, वही कंसेप्ट आ गया। देखो एसिड रेन को किससे कनेक्ट करेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एयर। एयर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। मीथेन इन एयर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। मीथेन इन एयर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। तो सी का 2 एंड डी का 3, सी का 2 एंड डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। और ए का क्या आएगा भाई? ए का आएगा फोर्थ, है ना, फॉस्फेट फर्टिलाइजर इन वाटर। तो उससे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट इन वाटर को अगर आप डालते हैं तो इससे BOD लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आपको सी और डी के बारे में पता था, जो कि इजी ऑप्शन है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फोस्जीन। तो बेसिकली ये फोस्जीन गैस होती है भाई, फोस्जीन गैस होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज COCl2। फोस्जीन देखो, PH3 इज फोस्फीन। ये क्या होती है? ये आपका फोस्फीन होती है। फोस्जीन गैस जो है COCl2 ये वाली होती है भाई, है ना। वो क्या होती है? ये होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, पिक्रिक एसिड बताइए भाई। पिक्रिक एसिड का क्या नाम होता है? स्टूडेंट, ये फिनोल का डेरिवेटिव होता है, और पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ काफी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है। ये हो गया आपका फिनोल। इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आप क्या लगा दीजिए? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे NO2 लगाया, यहाँ पे NO2 लगाया, एंड यहाँ पे आपने NO2 लगाया। इसी को बोला जाता है आपका पिक्रिक एसिड। एंड इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है। हालांकि है ये फिनोल का डेरिवेटिव, बट इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो जो काफी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनसे ज्यादा होती है। रीजन क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का लगा होना। अब आपसे पूछ रहे हैं जी इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 2। देखो यहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोइल। ये कोई बेंजोइक एसिड नहीं होता है, ये फिनोल का डेरिवेटिव होता है ना। 2,4,6 ड्राई ब्रोमो नहीं होता है, ट्राई नाइट्रो होता है, NO2 ग्रुप लगा होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी ना। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपसे बोला गया एसिटिक एसिड है। देखिएगा भाई ये आपका एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहीं पे आप क्या लगा दो? इसके साथ बोला कि फ्लोरीन लगा दो, एक बार क्लोरीन लगाओ, CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इंडक्टिव इफेक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से ये आ गया। एंड यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट देखिए, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी हो आप उसका कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे फ्लोरीन।
तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, है ना, -I के तौर पे काम करेगा। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसका -I ज्यादा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरो एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो एंड फिर आइडो। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास नंबर 3 जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बड़े इजी लेवल के थे, 11-12 लेवल के थे। कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको लेक्चर्स में आपको सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। तो उसके लिए आपका भाई कोर्स रेडी है, इस कोर्स को पढ़ के आप काफी अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो भाई बिल्कुल भी देरी ना करें, अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और अपनी अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन को सिक्योर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और जिसको कंप्लीट वे में तैयारी करनी है वो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करके फटाफट से कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।